आप ही कुछ बोल रहे थे, बोलिए। So basically in part 3, continuing from where we left in part 2, so I was just mentioning कि as Pravesh highlighted this point कि financially ज़्यादा burden होता है when we talk about giving freebies. So I would like to differ with him because यहाँ पे मेरा जो idea है that is freebies दो types की हो सकती है. एक, they can be associated with the populist measures, they can have again political interest. Secondly, can be कि फ्रीबीज की वजह से कुछ अगेन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं. लाइक सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ पीएम किसान स्कीम, तो वहां पे भी यू कैन से कि जो 6,000 रुपीज ईयरली एड दिया जा रहा है फार्मर्स को, वो भी एक टाइप ऑफ फ्रीबी है, क्योंकि फ्रीबी की कोई अगेन परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है. तो फर्स्टली तो यही इशू है कि उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. सेकेंडली इसकी वजह से जो स्कीम है पीएम किसान स्कीम, इसकी वजह से जो फाइनेंशियल एड दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अगेन फार्मर्स की इनकम को कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत ही बूस्ट जो भी है बट हो रहा है एटलीस्ट. सो उसके आगे फर्दर रेपरकशंस होते हैं. सो मानसी, जो आपने स्कीम का नाम लिया, किसी भी जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी फंक्शन, जो हमारा एसोसिएशन या फिर इंस्टीट्यूशन है, पीएम किसान योजना और जितनी भी हमारी योजना है, तो योजना इज बेसिकली पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. तो उसको किसी ने भी फ्रीबाइज का कल्चर या फ्रीबाइज का नाम नहीं दिया. पहली चीज, ना तो कोर्ट्स ने, ना फिर किसी अदर इलेक्शन कमीशन ने. आप साइकिल बांट रहे हैं, आप स्कूटी बांट रहे हैं, आप टैब बांट रहे हैं, आप बसों में फ्री चला रहे हैं, तो इससे डेवलपमेंट नहीं होता है. इससे जो हमारी टैक्स बोयंसी होती है वो खराब होती है, नंबर 1. इससे हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके अंदर हेट्रेड क्रिएट होती है कि हम टैक्स क्यों ही दे रहे हैं, दूसरी चीज. तीसरी चीज, इससे जो है, जो हमारा कंट्री के अंदर जो हमारे टैक्स छुपाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है. और चौथा जो है, जो हमारा पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट नेक्सस है वो कहीं ना कहीं खराब होता है. तो ये इसके जो रिपरकशंस है वो ज्यादा है. और आखिरी चीज मैं एक बोलूंगा कि आपने बोला कि फ्रीबाइज की कोई डेफिनेशन नहीं है. तो अगर आप इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को और मतलब फ्रीबाइज से जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से मतलब ये चीज सही नहीं है. और कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए, हर इंसान को पता होता है कि फ्रीबाइज क्या है. अगर आप हर चीज के लिए कानून लाने बैठेंगे वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर इंसान को पता होता है फ्रीबाइज क्या है और पीएम किसान क्या है. पीएम किसान के अगर आप क्रेडेंशियल्स देखें हर तो इंसान को उसमें पता है फ्रीबीज क्या है, वो हमारा कंसर्न है ही नहीं. हमारा कंसर्न, जैसे आप बोल रहे हो कि जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं वो एक टाइप ऑफ फ्रीबीज होती है एंड पॉलिसीज आप नहीं बोल सकते हो. तो यहाँ पे सिमिलरली ये आर्टिकल भी इसी तरीके से आर्ग्यू कर रहा है कि आप क्या पीडीएस स्कीम में, उसमें भी तो आप फ्री राशन प्रोवाइड कर रहे हो, बट उसको क्या आप फ्री भी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसके अदर पॉजिटिव जो बेनिफिट्स हो रहे हैं आप उनको नहीं इग्नोर कर सकते हो. तो मैंने नहीं, इसीलिए उसके अलावा एक चीज बोल रहा हूँ मानसी मैं. प्रवेश, आई थिंक जब आप राशन आई देते हो, थिंक वी आर क्लियर व्हाट यू आर सेइंग. जब आप राशन देते हो, जब आप पीएम किसान में 6,000 रुपए देते हो, तो आप दे के भूलते नहीं हो. आपके पास क्रेडेंशियल्स है, आपका बायोमेट्रिक भी होता है, आपकी फैमिली डिटेल्स भी ली जाती है, आपका सब कुछ होता है. लेकिन यहाँ तो साइकिल बांट देते हैं, बसों में फ्री चला देते हैं जेंडर के नाम पे. प्रवेश, आई थिंक यू हैव सम इनहेरेंट hatred towards the freebie. We can just इट्स नॉट we can just move forward. मैं बता रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना वो भी सही है, लेकिन यहाँ मानसी जो बोल रही है ना, वो हम लोग बोले कि देख सबको पता है तो उससे मैटर नहीं करता ना, पता होना चाहिए लॉ के अंदर में. लॉ के अंदर में क्या डिफाइंड है असली, वो बात हो रहा है. सबको पता है, मेरे को पता है कि फ्रीबी क्या है नहीं है. वो तो पॉजिटिव रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो जो आप बता रहे, पीएम के किसान और बाकी सब. लेकिन यहाँ बात हो रहा है लॉ के अंदर में. लॉ के अंदर में इज फ्रीबी डिफाइंड, वो बात हो रहा है. ठीक है, तो आप अगर सॉल्यूशन बताएं तो बताइए कोई सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बताएंगे. अब फ्रीबी का एक ही है ना, पहले तो आप लॉ के अंदर डिफाइन करें, क्या वो डायरेक्टली पेमेंट है, क्या डायरेक्टली इलेक्शन के पहले है. वो फ्रीबी हो सकता है सोल्यूशन, मतलब अगर डिफाइन करना, पहले डिफाइन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लॉ के अंदर में कि व्हाट इज फ्रीबी एंड व्हाट इज पॉजिटिव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. उसके बाद हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट चीज पे जाते हैं. आप इसको लिख लेना प्रवेश, आप अपना में इलेक्टोरल रिफॉर्म जो वो एक्सपेंडिचर करती है, स्पेंड करती है ड्यूरिंग द इलेक्शंस, तो इवन दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट आल्सो. सो उसका भी क्लियरली फर्स्टली रिपोर्टिंग कि हाउ मच एक्सपेंडिचर हैज बीन डन ड्यूरिंग एन इलेक्शन एक्सरसाइज एंड देन होल्डिंग देम ऑब्वियसली अकाउंटेबल. अब वी आर कमिंग टू दिस मानसी, आगे में भी है इलेक्शन एक्सपेंडिचर का. तो इसमें तीन चार पार्ट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा शॉर्ट रखेंगे इसको. पहला है कि दूसरा हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड. तो इसमें सीएसी कहते हैं, सीईसी कहते हैं कि जो 2,000 रुपीज डोनेशन होता है
वो तो ट्रांसपेरेंसी है कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन 20,000 तक और मोर देन इट इज नॉट रिपोर्टेड टू ईसी, लेकिन उसके पहले इट इज नॉट रिपोर्टेड टू ईसी। तो नो वन वुड नो इफ हु गिव्स अ पार्टी 20 करोड़ और 2,200 रुपीज, तो वो पता चलता नहीं है। तो देयर शुड बी अ सम काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी वेयर द डोनर्स नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड हु इज गिविंग विच पार्टी और नॉट। ये एक एरिया हो सकता है कंसर्न, हम वहां पर काम कर सकते हैं। एंड फिर दूसरा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी। तो सीईसी कहते हैं इसमें, एक सीईसी, कि अगर एक इलेक्शन होगा 5 साल में तो उससे खर्चा कम होगा। 60,000 करोड़ रुपीस अभी खर्च होता है, तो अब 6,000 हो जाएगा, मतलब कम होगा। लेकिन उसे एक प्रॉब्लम दूसरा होगा कि जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द पीपल एंड है, वो कम हो जाएगा 5 साल के टेन्योर में। तो जो अभी प्राइसेस ऑफ फ्यूल, प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल एंड फूड इन्फ्लेशन के कारण भी वोटिंग पैटर्न चेंज होता है, वो नहीं होगा। तो उससे उनका जो इंटेंशन, उनका जो वर्किंग, जो एथिक है, वो हैम्पर हो सकता है। तो एक नेगेटिव फॉल बैक भी है विद रिगार्डिंग टू वन नेशन वन इलेक्शन। और एक फायदा जिसने बताया कि जो फेक न्यूज, ह्यूमर, नॉनसेंस, हेट, ये सब जो फैलता है विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ, एवरी 6 मंथ रिगार्डिंग द स्टेट इलेक्शन एंड नेशनल इलेक्शन, वो भी कम हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली वी नीड टू थिंक बैलेंस बिटवीन द ऑल दीज थिंग्स एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल। तो ये बैलेंस करने से, जैसा अभी सिस्टम है, उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। कैसे? कि मेजोरिटी ऑफ द स्टेट का इलेक्शन है वो एक साथ कर सकते हैं विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और एक नेशनल इलेक्शन तो है। आपको कुछ कहना है? दो अगर लाइन में बोलना है अगर, मानसी, अब नहीं, कुछ नहीं प्रवेश आपको आपको करना। साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो विमेन रिजर्वेशन की वही बात है कि एक इशू इसमें भी विमेन रिजर्वेशन में, कि अगर हस्बैंड डिसक्वालिफाइड होंगे तो उनकी जो सीट है वो रिजर्व रहेगी SC ST का। तो वो वाइफ, अपनी वाइफ को बैठाएंगे उस पे। तो उससे, जैसे प्रवेश ने कहा था कि इससे एक नेगेटिव फॉलबैक भी होगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल राबड़ी देवी आई थी, CM बनी थी, तो लालू प्रसाद यादव के सीट पर। तो ये हो सकता है कि पति पंचायत का कॉन्सेप्ट है, उसे जेन्युइन लोगों को सीट नहीं मिली, जेन्युइन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तो एक ये चैलेंज है। दूसरा कि वुमेन रिजर्वेशन में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है अभी। तो आई थिंक there can be a case of introducing OBC reservation also in the state and national legislature, क्योंकि बाकी सबका तो है, SC ST का है in the local bodies and also right now in the तो state basically legislature, women हाँ, रिजर्वेशन के अराउंड पार्लियामेंट, जो इशू है, दैट इज सब कैटेगराइजेशन भी उस हाँ, रिजर्वेशन सबका होनी टच। चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। वहां पर इट इज वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट बाय पार्टी फॉर अ गुड बिहेवियर। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इन्फोर्समेंट है, वो उसमें भी अभी इश्यू है। और अभी देखा गया है कि जो पावर्स है विद रिगार्डिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो भी कभी कभी इलेक्शन कमीशन देरी से उस पे काम करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक चैलेंज है मॉडल कंडक्ट पर भी। और क्रेडिबिलिटी ऑफ द EVM, उसमें कोई चैलेंज नहीं है अभी। उसमें बीच बीच में टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग होता है वीवीपैट में और बाकी सब, लेकिन उसमें कोई चैलेंज नहीं EVM में। ऑन वोटिंग राइट्स फॉर द NRI, सब कहते हैं कि NRI को मिलना चाहिए, वोटिंग राइट्स नहीं मिलना चाहिए। आई थिंक देयर शुड बी अ वोटिंग राइट फॉर NRI, क्योंकि दे आर नॉन रेजिडेंट बट इंडियन, तो उनको राइट मिलना चाहिए। तो ओवरऑल 6 to 7 एरियाज है: रेवड़ी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, विमेन रिजर्वेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्रेडिबिलिटी ऑफ द EVM एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द CEC। तो ये सब इलेक्टोरल रिफॉर्म का पार्ट है विथ रिगार्डिंग टू इलेक्शन कमीशन। तो प्रवेश आप लिख सकते हैं इसको, जो भी डवा आर्गुमेंट है। Ashik, I think we can now move on to the next newspaper, Financial Express. So you can stop your sharing and I can share the screen.
So Pravesh, you can take this up newspaper and I'll just scroll Sure. it up. Once you highlight the topic which Yes, I will do. So this we have already seen rupee trade, settlement in the local currency. Okay, you can take this up, Pravesh. This is around de-dollarization. okay. So settlement in local currency mostly with Russia and Sri Lanka, and rupee trade is of 2.5 US dollar billion settled since RBI's July 2022 move. तो क्या RBI ने move लिया? So this shows a pickup in the rupee trade and pace is much below expectations. Strong demand for Indian goods from Russia after the sanctions were expected to drive rupee ruble trade. 106 special rupee Vostro accounts have so far been opened by banks from 22 nations, and the RBI move was part of policy to reduce the dependence on the dollar as India gains its stature on the global economic landscape. So we have 106 Vostro special rupee account which have been opened by the banks, and the countries whose banks have been opened Vostro accounts in Indian banks are Russia, Germany, Singapore, Oman, Bangladesh, UK, Kenya, and Israel. India's exports to Russia during the period were 3.1 billion, and the RBI move was to reduce the dependence on the dollar and to reduce the dollarization in the context of global south. Sri Lanka has included Indian rupee in its list of designated foreign currency, while Bangladesh, with a new mechanism, has been launched in July to settle trade in Indian rupees. So देखने की बात यह है कि किस तरीके से ना केवल इन दो कंट्रीज में we can implement the similar strategy in other Southeast Asian nations, whether it is Indonesia, Philippines, Malaysia, and others. तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक चीज जो हाईलाइट करना चाहूंगी कि ठीक है, it's okay, we are promoting the rupee based trade, we are promoting कि rupee gets internationalized and this is definitely a move towards de-dollarization, but इसके बाद भी we are seeing कि कुछ concerns emerge हो रहे हैं इसके around. So the first concern is, since हमने मैसिव स्केल पे कंपैरेटिवली जो बाकी कंट्रीज से हम कंपेयर करते हैं, तो इंडिया और रशिया के बीच में जो रूपी बेस्ड ट्रेड हुआ है स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के बाद, तो थोड़ा लार्जर स्केल पे हुआ है. तो वहां पे जो कंसर्न बेसिकली इमर्ज हुआ है कि जो अब रुपीज रशिया के पास ट्रांसफर हुए हैं, रशिया उन रुपीज को यूज कैसे करेगा. एक ये कंसर्न है. तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रशिया स्टॉप एक्सेप्टिंग द इंडियन रुपी एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट. तो यहाँ पे नॉट जस्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, बिटवीन अदर कंट्रीज ऑल्सो, लाइक सपोज जो बाकी कंट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन द रुपी बेस्ड ट्रेड, सपोज रशिया एंड सिंगापुर अगर वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वो कितना सूटेबल फाइंड करते हैं कि वो रुपी में पेमेंट्स कर सकते हैं. So next level, I think we should Mansi, sorry to interrupt, but the concern which you raised कि रशिया उन पैसों को इंडियन रुपी को कैसे यूज करेगा. yes. तो ये सिचुएशन या ये फिर जो कंसर्न है वो तो यूएस के साथ भी, कनाडा के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ भी होता होगा कि वहां जब उनका और हमारा कोई ट्रेड हो रहा है, मान लीजिए कि उनका और हमारा ट्रेड हो रहा है और रुपी या फिर डॉलर में ही हो रहा है, तो वो उस रुपी को कैसे यूज करते होंगे. हाँ, तो ये इसी के लिए मैं सोल्यूशन जो सजेस्ट कर रही हूँ कि इंडिया और बाकी कंट्रीज, नॉट जस्ट बायलेटरल लेवल पे, तो बाकी कंट्रीज के बीच में भी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है फॉर गोइंग अहेड विद द रुपी बेस्ड रेट. क्योंकि अगर उनके पास इतना अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी, तो ऑब्वियसली उनको वो यूज भी करना है. तो वो तभी वी कैन से कि एक्चुअल सेंस में रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन हम अचीव कर सकते हैं. तो अभी तो वी आर हैविंग दिस रुपी बेस्ड रेट विद फिक्स सेट ऑफ कंट्रीज. सो इसको एक्सपैंड करना एक पहला प्रायोरिटी है हमारे लिए, और दूसरा वुड बी कि डिफरेंट कंट्रीज आल्सो एंगेज इन रुपी बेस्ड ट्रेड. सो तभी तो हम डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस है ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे, उसको हम रिड्यूस करने में सक्सेसफुल रह पाएंगे. ओके, कौशिक आपको कोई सजेशन. सिंपली मैं प्रवेश ये बोलूंगा कि जो रशिया के पास जो एक्स्ट्रा रुपये बच जा रहा है ना, उसको पता चल नहीं रहा कहाँ पे स्पेंड करे. अनटिल अनलेस इंडिया, कोई वैसे मानसी ने कहा दिया इसमें, क्योंकि बाकी कंट्री से अगर रुपी बेस्ड ट्रेडिंग होगा तब रशिया रुपी वहां बेच करके अपना गुड्स खरीद सकता है. लेकिन अब प्रॉब्लम है कि रशिया को इंडिया को ही भेजना है रुपी वापस से, तो रुपी कलेक्शन रशिया पर ज्यादा हो जा रहा है. इसी ये वाला जो इशू है ना, इसको डील करने के लिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस चाहिए बाकी कंट्री के साथ.
ऐसे मानसी। यानी आप कह रहे हैं कि हमारे को ब्रॉड लेवल पे जो रुपी का जो स्प्रेड है वो करना हाँ पड़ेगा, ना करना कि पड़ेगा, रखिए अलग अलग क्योंकि जमा हो जा रहा है ना, और फिर कहाँ स्पेंड करेगा वापस, फिर वो इंडिया बनाना पड़ रहा है उसको बार बार। ठीक है, ठीक है। लेकिन So we can take So this up. first rice was built via PPP to be commissioned in November. So इसके कुछ बारीकी देख लेते हैं हम कि 2 rice silos with combined capacity of 25,000 tons have been built by NCML at Buxar and Kaimur. So किस तरीके से हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर आज अब हमारे रिमोटेस्ट एरियाज में भी स्प्रेड हो रहे हैं इनकी गवर्नेंस formulas. Private public partnership model with the FCI will be commissioned under the design build finance operate transfer model. So ये मॉडल खाली केवल इसी का मॉडल नहीं है, ये नया मॉडल नहीं है। हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका जो प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑपरेशन है हाईवेज बनाने में, मेंटेनेंस करने में और उसके डिजाइन और ट्रांसफर मॉडल में, तो ये वहां पर भी काम करता है। इसकी एक जो खूबी है वो ये होती है कि जो प्राइवेट सेक्टर होती है वो डिजाइन करती है, बिल्ड करती है, फाइनेंस करती है और ऑपरेट करती है फॉर अ मिनिमम टाइम पीरियड, दैट सपोज 10 years, एंड आफ्टर दैट द होल सेटअप इज ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी। So यहाँ पे So again I this is would like to specific two important things कि since ये जो DBFOT model है of PPP, इसमें design और finance दो important aspects है। So finance we know कि cold storage construction के around definitely सारा burden अगर government के ऊपर आएगा तो वो एक challenge है। तो उस केस में again private sector sharing this is one solution, and second design के around भी advanced design में हम कैसे focus कर सकते हैं कि given कि climatic change हो रहा है, how weather is changing, how temperature is rising, so ensuring ki that temperature increase is not affecting that particular structure also, hum kaisa material use kar rahe hain, so that is going to play an important role as far as again design is concerned, and again it needs to be resilient to even the disasters also, like earthquake ho gaya, तो these are some other concerns specifically जब हम design की बात करें। okay. तो इसमें कुछ और है नहीं अब तो। इंडिया इज टू सून बिकम लीडर इन क्रूज टूरिज्म। सो अलग अलग सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर में हम क्रूज को प्रमोट कर रहे हैं, और बस ये है कि इसमें इसकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। बट आई थिंक दिस इज टू केटर द एलीट एंड अपर मिडिल क्लास सेक्शन, नॉट फॉर एवरीवन। एंड बेसिकली प्रवेश, हाँ, क्रूज इसको इज हमें टूरिज्म। अफोर्डेबल और बनाने की जरूरत है, और साथ ही साथ क्रूज टूरिज्म में भी ग्रीन क्रूज टूरिज्म को कैसे हम प्रमोट कर रहे हैं, इनिशियली हमें उस चीज पे भी फोकस करना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो उसमें हमारे जो वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म्स हैं वो हम किस तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज के साथ मिलकर उसको अच्छे से कर सकते हैं, और उसका भी जो वेस्ट जनरेशन है उसको किस तरीके से हम साइक्लिक इकोनॉमी में प्रमोट कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, बस उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन हो और उसका टाइमली डिस्पोजल हो, तो ये कुछ चीजें हैं। ओके, औशिक यू वर। कौशिक, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं बता रहा था, इसका जो अफोर्डेबल क्लास है ना, वो भी ऑलरेडी कुछ कुछ जगह पर है, जैसे फेरी टूरिज्म है गंगा रिवर में, या फिर तूतीकोरिन से जो चेन्नई है, तो सॉरी चेन्नई से जो श्रीलंका में एक जगह था वहां तक है। तो फेरी जो है ना, फेरी बेसिकली अफोर्डेबल क्लास के लिए, और क्रूज बेसिकली बहुत हाई एंड होटल्स होते हैं, 5 स्टार टाइप रहता है, तो इसलिए वो डिफरेंट क्लास है। इवन क्रूज को भी अफोर्डेबल हम बना सकते हैं, लाइक एयर ट्रैवल के केस में वी हैव द पीएम उड़ान स्कीम, तो सिमिलरली वी कैन कम अप विद सिमिलर स्कीम्स इवन फॉर द क्रूज क्योंकि टूरिज्म। ये टूरिज्म है ना, वो नेसेसिटी है तो वो नेसेसिटी है, क्योंकि एरोप्लेन ट्रैवल करना आज कोई, अगर परिवार में किसी का डेथ हो जाता है तो नेसेसिटी है वो, तो वो अफोर्डेबल हो सकता है, लेकिन ये हाँ, टूरिज्म। ये सही कह रहे हो औशिक। हाँ, आगे बढ़ी। तो Germany we have talked, and so सॉवरेन sovereign गोल्ड बॉन्ड gold ले लीजिए। bonds are back in favor. So sovereign gold bonds जो हैं वो क्यों बेसिकली इंडियन मार्केट में देखने को मिले थे? So as to increase the you know the money multiplier in the Indian economy, especially in the terms of gold. So the scheme was launched to give a financial instrument
to invest in gold for reducing the import of physical gold that leads to the negative balance of payment and current account deficit. It is now an important avenue for gold investors as when tranches open buying bonds from stock secondary markets. So ये 2 या 3 जो issues हैं इनके लिए हम gold bond scheme की जो है लाई गई थी, but again we are seeing the revival of this, and with the 2 issues of financial year 24, total net investment in the scheme is 120.6 ton. Of these, over half of bond purchases were seen in the previous 3.5 years, and अच्छा इसका response मिला है because of which the gold appears to be favored as a safe haven asset. And the effect of geopolitics, though not straightforward, is leading to unexpected rally. Macro factors still drive gold prices like US and global growth, inflation, monetary policy, real estates, and US dollar. Digital, secure, tax-free, and freely tradable जो है इस bond investment की खासियत रहेगी. And the first issue will be in November. First issue was in November 2015, which was issued at a price of 2,684 per gram, and gold bonds of 860 kg were brought. So इसको और अच्छे से करने की जरूरत है, and let's wait and watch how it is working. बेसिकली इस पे हम जो काम कर सकते हैं एक सेक्टर वो ये कि इस पे और अवेयरनेस जनरेट करनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन अगर हम रूरल पॉकेट्स की बात करें या थोड़े मिडिल क्लास की भी बात करते हैं, लो मिडिल क्लास की भी बात करते हैं, तो दे स्टिल प्रेफर बाइंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म. सो वहां पे अगेन हाउ वी कैन टैप इन दैट सेक्टर इज अवेयरनेस जनरेशन. उनको क्या फायदा हो सकता है, दैट इज बीन क्लियरली मेंशन्ड ओवर हियर कि टैक्स फ्री है, डिजिटल है, सिक्योर्ड है, आप उनको ट्रेड भी कर सकते हो. सो इसमें मुझे लगता है कि इसी के तर्ज पे आज के टाइम पे जो डोमिनेंट है इंडियन इकोनॉमी में, जो सेक्टर डोमिनेंट पे चल रहा है, जहां पर लोअर क्लास भी इन्वेस्ट करने को तैयार है, वो है रियल एस्टेट. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, इसी तरीके से हमारे यहाँ सोवरेन रिटेल बॉन्ड्स की स्कीम भी जो आरबीआई या फिर जो हमारे अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लानी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दी we have invites and we have REITs for investment in infrastructure and real estate. तो bonds नहीं है, but again type of a fund है, जैसे mutual fund है, तो you can go ahead and invest. That Mansi I think is controlled by SEBI, not RBI, right? So even this is controlled by SEBI, not RBI. Okay. So these are issued by RBI. That is what I'm saying. So we can take this up also. So EU's carbon tax and India's proposal to levy it locally. So कौन करेगा इस carbon tax को collect? ये सबसे पहला हमारा question है. So EU is unlikely to let go of hard cash. Along with CBAM, the EU has introduced 4 other regulations: deforestation regulation, foreign subsidies, supply chain due diligence on climate change, and the trade will make it richer by 500 to 800 billion through allowances and fines. This is an estimate by a global trade research initiative. And EU will attract the tax officially named carbon border adjustment mechanism, which are steel and aluminium. So इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म नाम का ये जो EU टैक्स लगाने जा रहा है, EU agrees to India's proposal that it will result in shifting the point of levy to the point of export in India. And India collects the tax while the EU gets the satisfaction of punishing polluting imports. तो किस तरीके से आज के टाइम पर जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी ट्रेड रिलेशंस में, ये बहुत अहम है देखने का. एंड व्हाट इज द EU agrees? So India के बारे में अगर हम बात करें तो India and EU are engaging on the issue of CBAM through the India-EU Trade Technological Council to help reduce the burden on industry. The government is progressing EU for the mutual recognition of certification on emission and recognition of carbon credit trading scheme. तो दोनों ही कंट्रीज जो है दोनों ही मतलब जो इंडिया है और जो EU है वो बेसिकली कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के ऊपर अपना रिकॉग्निशन और सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं. एज इंडियन प्राइसेस ऑफ कार्बन आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर, इट विल ईज सम बर्डन ऑन द एक्सपोर्ट्स. टैक्स इंपैक्ट जो है CBM इंडियाज एक्सपोर्ट to the EU will be substantial, around 20 to 35%, and it will seek an exemption from small and medium exporters from the carbon tax industries.
केवल 7 हमारे यहाँ ऐसी बल्क कमोडिटीज हैं जो कि आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, फर्टिलाइजर्स, जो कि इस टैक्स के अंडर आती हैं. एंड दिस इज द एरिया वेयर लार्ज प्रोड्यूसर्स ऑपरेट, and medium and small exporters would be fully impacted when the taxes get extended to the final products in 2034. So these are basically, the information and information regarding this EU carbon tax and India's proposal to levy it locally. So let's wait and watch how the thing will be working on. Pravesh, I would like to add 2 points here. That is, when we were discussing about WTO dispute resolvent mechanism, तो वहां पर 3 एरियाज मैंने बताया था, तो चौथा इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है विद रिगार्डिंग टू द कार्बन टैक्स, वो डिफरेंट है. और दूसरा कि जो नॉर्थ का ऐसे रिगार्डिंग टू यूरोपियन यूनियन, वहां लेबर स्टैंडर्ड है और वहां पर कार्बन एमिशन ज्यादा है. एंड वी नीड कार्बन एमिशन बिकॉज एनर्जी सिक्योरिटी को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है. इसके कारण जो पैरिटी है, डिसपैरिटी बिटवीन द EU एंड इंडिया, वो हैम्पर कर सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड EU. तो 2 एरियाज. I think we are done with this newspaper. I hope Okay, so thank you so much, and we'll meet tomorrow with next topics. And stay with us, keep watching. Thank you so much.